दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और हमारा आज का टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे शॉर्ट में आरएनए-आई भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस होते क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि बायोलॉजी में ये क्या इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसलिए आज का ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि आरएनए इंटरफेरेंस को आरएनए-आई बोला जाता है। आरएनए-आई आल्सो नोन एज पीटीजीएस। तो पीटीजीएस भी बोला जाता है आरएनए-आई को। तो पीटीजीएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पीटीजीएस का मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो आरएनए-आई को पीटीजीएस इसलिए बोला जाता है कि जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, ठीक। अब हम सभी जानते हैं कि एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आरएनए-आई क्या कहते हैं कि ये एमआरएनए से प्रोटीन बनने नहीं देते। तो हम सभी जानते हैं कि एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आता है। तो ये ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को रोक देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसके अलावा आरएनए-आई के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम क्वेलिंग कहते हैं। और क्वेलिंग की जो डिस्कवरी हुई थी एक फंजाई पर हुई थी जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है जिसमें कि आरएनए-आई खोजा गया था, और उस समय आरएनए-आई को न्यूरोस्पोरा में बोला गया था क्वेलिंग। इसके अलावा आरएनए-आई के लिए एक टर्म और यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसजीन साइलेंसिंग का यूज़ आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है कि निमेटोड के अंदर आरएनए-आई का यूज़ करते हैं ताकि जो निमेटोड है वह प्लांट के रूट को इन्फेक्ट न कर सके, और प्लांट में जो रूट नोड्यूल बना देता है वो रूट नोड्यूल ना बने। तो इस केस में आरएनए-आई के लिए ट्रांसजीन साइलेंसिंग टर्म यूज़ की गई थी। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनए-आई होते क्या है। तो आरएनए-आई बेसिकली इवोल्यूशनरी कंजर्व मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि ये इवोल्यूशन के साथ साथ बने हैं, और ये कंजर्व है यानी कि ये आपको यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलते हैं। तो आरएनए-आई का जो निर्माण हुआ है यह इवोल्यूशन के साथ साथ होता रहा है। अब बात आती है कि आरएनए-आई का यूज़ क्या है। तो आरएनए-आई जो होते हैं वो स्पेशली एमआरएनए को टारगेट करते हैं, यानी कि ये एमआरएनए के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देते हैं या फिर उसको धीमा कर देते हैं। तो आरएनए-आई का जो टारगेट है वह कोई स्पेसिफिक एमआरएनए होता है। तो ये स्पेसिफिक एमआरएनए के साथ जुड़ता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो आरएनए-आई केवल यूकैरियोट्स में होता है, यानी कि यूकैरियोट्स में एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, और ये प्रोकैरियोटिक के केस में नहीं पाया जाता। तो जब आरएनए-आई टारगेट एमआरएनए से जुड़ता है तो ये क्या करता है, या तो उस एमआरएनए को ब्रेक डाउन कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है, या फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है जिससे कि प्रोटीन नहीं बन पाता। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो किसी भी सेल के अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर बाय चांस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो यह सेल के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, और ये आरएनए-आई के निर्माण के लिए सुटेबल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आरएनए-आई है ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी कि ट्रांसलेशन लेवल पर काम करता है, इसलिए इसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। आपको बता दें कि आरएनए-आई के मोस्टली जो टारगेट होते हैं वो वायरस के आरएनए या फिर ट्रांसपोज़ॉन होते हैं। आपको बता दें कि आरएनए-आई पाथवे में 3 तरह के आरएनए बनते हैं। एक है एमआईआरएनए, दूसरा है एसआईआरएनए और तीसरा है एसएचआरएनए। एमआईआरएनए को हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए, एसआईआरएनए को बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, और एसएचआरएनए को बोलते हैं शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। और आपको बता दें कि ये तीनों ही आरएनए एक प्रकार के डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं जो कि जीन साइलेंसिंग में मदद करते हैं, और ये एक तरह से एमआरएनए को साइलेंट करते हैं और
ये तो या तो mRNA को ब्रेक डाउन करते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि प्रोटीन निर्माण को होने नहीं देते। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि RNAi पाथवे में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है डाइसर। तो इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है MI, SI या फिर shRNA के निर्माण में। It is a type of RNA's third endonuclease enzyme which is specific to double-stranded RNA work in cytoplasm of cell। तो ये एक प्रकार का इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यानी कि RNA's थर्ड का रूप है, जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA पर काम करता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम डबल स्टैंडर्ड RNA पर जुड़ता है और उसके दोनों स्टैंड को कट कर देता है। तो इसका फंक्शन यही है कि ये डिफरेंट टाइप के RNA बनाता है, यानी कि MI, SI या फिर shRNA बनाता है, जो कि डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड RNA से प्रोसेस करके बनता है। चलते हैं सेकंड एंजाइम की ओर, जो कि है आर्गोनॉट, जिसे AGO कहते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का RNase H एंजाइम है। तो RNase H एक्टिविटी वाले जो एंजाइम होते हैं, यह केवल सिंगल स्टैंडर्ड RNA को ही कट करते हैं। आइए चलते हैं थर्ड एंजाइम की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ड्रोसा। ठीक है, तो ये एक RNase थर्ड टाइप का इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA पर काम करता है। तो ये जो एंजाइम है वो पाया जाता है मैमेलियन में और ये काम करता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अभी पीछे जो हमने देखा था वो सेल के साइटोप्लाज्म में काम कर रहे थे, ये क्या करता है, सेल के न्यूक्लियस में काम करता है। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम PRI miRNA से प्री miRNA का निर्माण करता है। चलते हैं अगले एंजाइम की ओर। तो अगला जो एंजाइम है एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, जो कि कई तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसे हम बोलते हैं रिस्क, यानी कि RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है ये 2 या 3 प्रोटीन से मिलकर बनता है और इसमें जो प्रोटीन मेन होता है वो होता है आर्गेनॉट, और इसमें जो अदर प्रोटीन हो सकती है वो है स्प्लाइसर, जो कि जनरली स्पेसिफिक है सी एलिगेंट्स में। तो सी एलिगेंट्स एक नीमेटोड है। तो आर्गेनॉट और स्प्लाइसर ये दोनों मिलकर बनाते हैं रिस्क। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आर्गेनॉट के पास RNase H एक्टिविटी है, यानी कि यह सिंगल स्टैंडर्ड mRNA से जुड़ता है या फिर RNA से जुड़ता है, जबकि जो स्प्लाइसर है इसके पास RNase थर्ड टाइप की एक्टिविटी है, यानी कि यह डबल स्टैंडर्ड RNA से जुड़ता है और उसको कट करता है। तो रिस्क का काम क्या है, रिस्क का काम है कि एक mRNA को सेलेक्ट करना, यानी कि टारगेट mRNA को सेलेक्ट करना और उसके स्पेसिफिक पॉइंट पर उसे काट देना। तो रिस्क करता क्या है कि यह सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड RNA से जुड़ता है और उसको सबसे पहले अनवाइंड करता है और इसके बाद क्या करेगा, उसके एक स्टैंड को रिलीज कर देगा और जो स्टैंड रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। अब ये जो रिस्क है ये किसी एक स्टैंड से बाइंड रहेगा और जिस स्टैंड से वो बाइंड रहेगा उसे हम बोलेंगे गाइड स्टैंड। अब इस गाइड स्टैंड का काम क्या है, ये क्या कहता है कि किसी स्पेसिफिक mRNA के साथ उसके कम्प्लीमेंट्री साइट पर अटैक करना। तो जब रिस्क बाइंड कर जाता है गाइड स्ट्रैंड से, तो गाइड स्ट्रैंड क्या करता है, इसे किसी स्पेसिफिक mRNA की ओर टारगेट करता है। तो गाइड स्ट्रैंड में कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जो कि mRNA में भी होते हैं। तो जब ये कम्प्लीमेंट्री जुड़ जाता है तो जो रिस्क है वह क्या करता है, mRNA को साइलेंट कर देता है। तो यहाँ नीचे फिगर में आप देख सकते हैं स्प्लाइसर है जो कि RNase थर्ड टाइप का है और AGO प्रोटीन है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक जो होता है एक स्टैंड को हटा दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पैसेंजर, और केवल एक ही स्टैंड बचा रहता है जिसपे कि रिस्क एक्टिव रहता है, जिसे हम बोलते हैं गाइड स्टैंड। तो ये गाइड स्टैंड गाइड करता है और ये टारगेट करता है किसी स्पेसिफिक mRNA से जुड़ने के लिए, क्योंकि किसी स्पेसिफिक mRNA से जुड़ने के लिए गाइड स्टैंड के पास कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं और जब ये mRNA से जुड़ जाता है उसके साथ डबल स्टैंडर्ड बना लेता है और उसकी एक्टिविटी यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर mRNA जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे RIRNA भाग लेता है किसी भी mRNA को साइलेंट करने में या फिर उसे डिग्रेड करने में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट होगी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।